दूसरों के पास गर्ल्स बॉयज़ का मिलना, आपस में हँसी मज़ाक करना, आपस में घूमना फिरना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है। तो जिसके नज़दीक जो चीज़ बुरी बात नहीं है वो उसके लिए क्या एफर्ट्स लेगा। हमारे पास उस और हम जिस लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए ये वाकई में बुरी चीज़ है, इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर नेचुरली हमारी टीम इसके लिए एफर्ट्स लेती है और इसकी कोशिशें करती है। जालना जैसे एरिया को ही क्यों चुना अपनी अगली ब्रांच के लिए? अब अगर वो इस तरह से चेंजेस कर रहे हैं तो ये खुद अपने आप में एक बात का सबूत है कि हमारी एकेडमी एक अच्छे रिजल्ट वाली और एक स्ट्रॉन्ग एकेडमी है। तो हेल्दी कंपटीशन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स और खुलें तो अल्टीमेटली उसका मार्केट भी बनता है, लोग और ज़्यादा उसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि जिसके किस्मत का होता है वो उसी को उतना मिलता है। तो आपके रिजल्ट्स और दूसरे एकेडमी के रिजल्ट्स को आप कैसे देखते हैं? अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, कोई भी अच्छा प्रोफेशनल होना तो ज़रूरी है, लेकिन उसका उसके दीन से जुड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं काजी शफाउल हक और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है स्कॉलर शाहीन के सीईओ मुश्तबा मुनीब साहब, जिन्होंने हाल ही में जालना शहर में अपनी एक नई ब्रांच का इनॉग्रेशन किया है। पिछले 7 सालों से ये औरंगाबाद शहर में कामयाबी के साथ अपनी एकेडमी रन कर रहे हैं और अब इन्होंने औरंगाबाद के बाद जालना में भी अपने कदम रख दिए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या मकसद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। औरंगाबाद में आप काफ़ी अरसे से सक्सेसफुली अपनी एकेडमी रन कर रहे हैं, उसके बाद आपने जालना जैसे एरिया को ही क्यों चुना अपनी अगली ब्रांच के लिए? जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से औरंगाबाद में हमने जब स्कॉलर शाहीन की शुरुआत की थी कोविड के दौर में, तो मुश्किलों के बावजूद हमने अपनी कोशिशें जारी रखी और उन कोशिशों को अल्लाह ने कबूल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से शहर में एक अच्छा नाम रिज़ल्ट्स की वजह से हमारी एकेडमी का बना है। औरंगाबाद की हमारी एकेडमी में हॉस्टल के साथ साथ डे बोर्डर्स वगैरह हम तमाम लोगों के लिए सहूलतें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी वजह से आइदर फाइनेंशियल इशू हो या कुछ और रीज़न हो, वो अपने घर से अपने शहर से बाहर निकल कर जाके नहीं पढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास हॉस्टल मौजूद हो तो सबके सब लोग बहुत आसानी से कहीं से भी ट्रैवल करके आ जाएं। तो इस गर्ज से दूसरे मकामात पर भी एकेडमी का होना एक ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। जालना हमने इसलिए चुना, जाहिर सी बात है कि वो औरंगाबाद से बहुत क़रीब है, तो हम अगर वहाँ रन करने की कोशिश करेंगे तो उस पर उसकी क्वालिटी को चेक करना, उस पर बार बार ध्यान देने की कोशिश हमारे लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगी। तो इसलिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी में हमने जालना को सामने रखते हुए वहाँ अपनी एकेडमी शुरू की। सर, देखा जा रहा है कि जालना में आपके आने के बाद से कई इंस्टीट्यूट जो है अपनी फ़ीस में चेंजेस कर रहे हैं, कई तरह की स्कीम और बच्चों स्टूडेंट्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस कंपटीशन को आप एक हेल्दी कंपटीशन देखते हैं या कैसे? ये हमारी इत्तला में भी आया था कि जब हमने लॉन्चिंग प्रोग्राम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्चिंग प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा। इस तरह से रहा कि शहर के हर कोने में हमारी एकेडमी का नाम पहुंचा, लोगों ने उसकी तारीफ़ की। और उसके बाद रिज़ल्ट के तौर पे हमको सुनने में आया कि एग्जिस्टिंग कुछ लोगों ने इस तरह से अपने सिस्टम में चेंजेस किए। अब अगर वो इस तरह से चेंजेस कर रहे हैं तो ये ख़ुद अपने आप में एक बात का सबूत है कि हमारी एकेडमी एक अच्छे रिज़ल्ट वाली और एक स्ट्रॉन्ग एकेडमी है। अगर हम अच्छे रिज़ल्ट देने वाले, क्वालिटी का एक मजबूत नाम नहीं होते थे तो लोग, हम कहीं भी चले जाएं, लोग हमको ईजी लेते थे। लेकिन अगर हमारे पहुंचने के कुछ दिन के अंदर ही कहीं ना कहीं हलचल महसूस हो रही है तो ये हमारे लिए एक ये कहिए कि स्टार है, एक मेडल है कि लोग हमारे प्रेजेंस को इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा प्रेजेंस उनके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है ख़तरा हो, लेकिन ख़तरा या तभी होता है जब आप मजबूत हों, क्वालिटी के उन्वान से आपका प्रेजेंस दूसरों को डिस्टर्ब कर सकता हो। तो ये तो हमको उससे महसूस हुआ। दूसरी चीज़ ये कि हलचल का महसूस होना, लोगों ने फ़ील करना, ये तो ठीक है, नेचुरल है, फितरी है। लेकिन हेल्दी कंपटीशन की जो आपने बात करे तो उसमें हमको लगता है कि अगर किसी भी शहर में कहीं पर भी कोई ये कोशिश करे कि हमारा इंस्टीट्यूट कायम रहे, दूसरे का इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, सारे एफर्ट्स अगर इस पे लगा दे तो ये यकीनन उस शहर के लिए एक अच्छा हेल्दी चीज़ नहीं है। इसलिए नहीं है कि किसी भी शहर में जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स और इदारे आएंगे
उतना ज़्यादा उस शहर को फ़ायदा पहुंचेगा। 2 तरीक़े से फ़ायदा पहुंचेगा। पहली चीज़ तो ये कि बच्चों के लिए नंबर ऑफ़ ऑप्शंस रहेंगे कि वो एक जगह उनको सूट नहीं कर रहा है तो वो दूसरी जगह को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये पहुंचेगा कि शहर में जब किसी चीज़ को लेके मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट होंगे, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स आएंगे, तो एक क्वालिटी के कोर्स की तरफ बढ़ने का रुझान भी बच्चों का बढ़ेगा। हम देखते हैं कि अगर एक शहर में कम रुझान है एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में जाने का, तो उसकी वजह बच्चे या पेरेंट्स नहीं होते, उसकी वजह रिसोर्सेस होते हैं। उनको रिसोर्सेस मिलेंगे तो फिर वो उस तरफ हिम्मत करने का सोचेंगे। उनके अपने शहर में मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स खुलने शुरू हो जाएंगे तो पेरेंट्स और बच्चे और ज़्यादा उन कोर्सेस में जाने का सोचेंगे। तो हेल्दी कंपटीशन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स और खुलें तो अल्टीमेटली उसका मार्केट भी बनता है, लोग और ज़्यादा उसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि जिसके किस्मत का होता है वो उसी को उतना मिलता है। आप ना किसी को गैर ज़रूरी ख़त्म कर सकते हैं ना दबा सकते हैं। तो हेल्दी कंपटीशन किसी को करना है तो इस तरह से करे कि वो अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करे, वो साथ देने की कोशिश करे, वो सिटी में एजुकेशनल माहौल और परवान चढ़ाने के लिए क्या चीज़ें हो सकती है। सर, अभी कंपटीशन की बात निकली है तो किसी भी एकेडमी का जो प्रेजेंस है उसके रिजल्ट से देखा जाता है, तो आपके रिजल्ट्स और दूसरे एकेडमी के रिजल्ट्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रिज़ल्ट्स की जहाँ तक बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर्स शाहीन के रिज़ल्ट को औरंगाबाद शहर ने रिकॉग्नाइज़ किया है। जब से हमने शुरू किया तब से लेकर आज तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बल्कि बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स हम लोग दे रहे हैं। सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट करियर काउंसलर्स ने तो कंपेयर किया हमारे रिज़ल्ट्स को दूसरे बड़े बड़े एकेडमी के रिज़ल्ट से और कहा कि आप टॉप 2 टॉप 3 में आपके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। उसको इस उन्वान से भी देखा जा सकता है कि बहुत सारे एकेडमीज़ इस बात के लिए खुश होते हैं कि उनके बच्चों के 1-2 का नंबर गवर्नमेंट सीट में लग गया या MBBS कहीं से मिल गया तो वो उनके लिए अचीवमेंट होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से जो बच्चे निकले हैं उन्होंने अलग अलग सालों में इस तरह के रैंक्स लाए हैं कि वो एम्स तक में अपने नंबर्स को लेकर जा सकते हैं। तो ये हमारा रिज़ल्ट है नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज़ जिसको देखने की या आपने कंपेयर करने की बात कही तो कंपेयर करना चाहिए, वो ये मैं उसको एक मिसाल के ज़रिए दूंगा। मिसाल ये कि एक पेरेंट ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने इंक्वायर किया कि जाहिर सी बात है वो अवेयर पेरेंट लग रहे थे, इसलिए कि उन्होंने पहला सवाल ये किया कि आपका रिज़ल्ट क्या है, इस साल का रिज़ल्ट क्या है। तो मैंने बताया कि इस साल हमारे 15 के आसपास बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह MBBS को लगे हैं। वो खुश हुए कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। फिर उन्होंने एक दूसरी एकेडमी का जिक्र किया कि वहाँ के 25 बच्चे लगे। मेरे जहन में आया कि इसको आपको इस तरह से देखना चाहिए कि हमारे पास मान लीजिए 100 के आसपास बच्चे थे जो एग्ज़ाम में बैठे थे और उसमें से 15 स्टूडेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने MBBS का रैंक ला लिए। तो इस कंपैरिजन में जो दूसरी एकेडमीज़ है वहाँ पर कंपैरेटिवली 1000, 1500, 2000 बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसमें से 20, 25, 30, 35 बच्चों के रिज़ल्ट्स आते हैं। तो अगर इस एंगल से आप कंपेयर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट फिर उनसे अच्छा निकल कर आ जाता है, इसलिए कि कोई 1000 या 1500 बच्चों में 25 के रैंक दे रहा है और हम 100 बच्चों के अंदर 15 बच्चों का रैंक दे रहे हैं। तो एक तो ये वाला पार्ट। दूसरा एंगल ये है कि जितने बच्चे अपीयर हुए उसमें से कितनों ने क्वालिफाई करे। MBBS के साथ साथ और बहुत से कोर्सेज हैं जो डिग्निटी वाले अच्छे कोर्सेज हैं, तो उस एंगल से कितनों ने क्वालिफाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर साल क्वालिफाइंग परसेंटेज मोर देन 85% होता है, यानी जितने बच्चे हमारे थ्रू एग्ज़ाम में बैठते हैं तो मोर देन 85%, मोर देन 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये भी एक रिमार्केबल अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट रहा है जिसको दूसरे लोगों ने आकर हमको बताया कि अरे भाई आपका रिज़ल्ट तो इतना हाई जा रहा है। तो ये है, और पेरेंट को ख़ास तौर से यहाँ पे रिज़ल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि वो कहीं पर बैनर, कहीं पे पोस्टर पे कुछ नाम देख लेते हैं, कुछ मार्क्स देख लेते हैं, तो देखने में लगता है कि अरे चलो यहाँ के 20 बच्चे 25 बच्चे आ गए, लेकिन बेसिकली जिस इंस्टीट्यूट से वो बैठे थे वहाँ पे कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो अपीयर के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो जज कर सकेंगे कि उनका रिज़ल्ट वाकई में कितना अच्छा है या फिर वो रिज़ल्ट पर सोचना ज़रूरी है। सर, जैसा कि शाहीन का नाम मुल्क भर में फेमस है, मशहूर है, और मराठवाड़ा में देखें तो स्कॉलर शाहीन भी काफ़ी सालों से अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है, तो जानना कि लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या वही इधर का औरंगाबाद का पैटर्न और वही ट्रेंड फैकल्टीज़ जालना में भी मिलने वाली है या कैसे?
तो देखिए शाहीन का नाम मशहूर सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि कोई अचानक से मशहूर हो गया या कोई रिज़ल्ट नहीं है, कोई बेस नहीं है, लेकिन शहर मुल्क में चर्चे हो गए। तो ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता है। शाहीन पूरे मुल्क में और अब मुल्क के बाहर इसलिए फैला है कि उसने कंसिस्टेंटली हर साल रिज़ल्ट दिए हैं, और रिज़ल्ट देने के पीछे वो मेहनत है, वो सिस्टम है, टीचर्स का एक नेटवर्क है, वो पूरा वर्किंग एक मैकेनिज़्म है जो काम करता है, तो फिर वो रिज़ल्ट्स आते हैं। और उसी मैकेनिज़्म को लेके हम यहाँ पर स्कॉलर शाहीन में चलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, और उसी निज़ाम को लेके किसी भी शहर में शाहीन या स्कॉलर शाहीन जाता है कि वो सिस्टम, वही निज़ाम वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो ताकि बच्चों को उसका बेनिफिट हो सके। मिसाल के तौर पे ये कि दूसरी एकेडमीज़ में लेक्चर्स का सिस्टम ऐसे होता कि वो 3 घंटे के 3 लेक्चर्स लेते और 1 घंटे का कॉमन डाउट सेशन लेते। शाहीन में ऐसा नहीं होता। शाहीन में हम बच्चे को सुबह 8 बजे से लेके, जो हमारी हॉस्टल ब्रांचेस हैं या जैसे जो जालना की ब्रांच हमारी रहेगी, तो वहाँ बच्चे को हम सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मेन फैकल्टीज़ के साथ ही इंगेज करेंगे। कुछ जगह ऐसा भी होता है कि जूनियर फैकल्टीज़ डाउट लेगी, मेन फैकल्टी लेक्चर लेके घर को या किसी दूसरी क्लास में लेक्चर लेने के लिए चले जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो मेन फैकल्टीज़ होगी वही लेक्चर्स भी लेगी, डाउट भी रिजॉल्व करेगी, और जालना में वही सेल्फ स्टडी भी करवाएगी। तो वो पूरा 5 बजे तक बच्चों के साथ बैठे रहेंगे। और आपने जो ट्रेंड फैकल्टी की बात की, तो जो जालना पे फैकल्टी आने वाली है वो बिदर ही अपने पास प्रोसेस करेगा, उनका इंटरव्यू वो कर रहा है। इंटरव्यू करने के बाद वो उनको अपने किसी एक सेंटर पे या ख़ुद बिदर बुलाता है, और पूरा चेक करने के बाद फिर वो हमको यहाँ फैकल्टीज़ देंगे, ताकि जालना की शुरुआत ही से पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस क्वालिटी के एंगल से हमको हासिल हो जाए। सर, एक दूसरा सवाल ये है कि हमारी सोसाइटी में अक्सर देखा जाता है कि गर्ल्स की एजुकेशन जो है वो माहौल या फिर सेफ्टी की वजह से या पर्दे की वजह से रुक जाती है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि एनवायरनमेंट को लेकर या गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर। तो इसके ऊपर आपका क्या? असल में ये ना चाहते हुए भी हमारे मुल्क में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि तमाम मज़हब के लोग एक साथ रहते, एक साथ पढ़ते, एक दूसरे से कोई नफ़रत नहीं होती। लेकिन जो कुछ पॉलिटिकल रीज़न्स रहे, जो कुछ एक हमने सोसाइटी में शिफ्ट देखा, तो अब लोगों के जहनों में गैप्स और नफ़रतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक मज़हब का आदमी दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, और वो नफ़रत का रिएक्शन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हम कहीं कहीं जगह वाक़यात में देखते हैं कि लोग नफ़रत में हमले कर देते हैं, लोग नफ़रत में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश और ख्वाहिश और हर एक की दुआ ये होनी चाहिए कि ये माहौल ख़त्म हो और इस तरह की नफ़रत कम्युनिटीज़ के बीच में ना हो। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि ये चीज़ मौजूद है कि एक कम्युनिटी दूसरे से नफ़रत करती है, और हर जगह, बिज़नेस हो, एजुकेशन हो, किसी पब्लिक प्लेस पे आप मौजूद हो, कहीं पर भी हो, तो ये चीज़ें अब लोगों के जहनों में इसके असरात छोड़ रही हैं, और उसका नुकसान कम बच्चों को कहिए, उसका नुकसान स्टूडेंट्स को कहिए, ये हो रहा है। तो इसका एक फैक्टर है जिसको देखना चाहिए। दूसरा मामला ये है कि जो आपने लड़कियों की बात कही, कि ये एक अपने आप में फैक्टर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि लड़कियों का मामला थोड़ा सा सेफ्टी के एंगल से और कंसर्न बढ़ जाता है, पेरेंट्स का कंसर्न बढ़ जाता है। हम 2 कैटेगरीज़ देखते हैं पेरेंट्स की। एक कैटेगरी ऐसी है जिनके नज़दीक तरबियत की, इन सब चीज़ों की अहमियत है, कंसर्न है, तो वो चाहते हैं कि एक ऐसी सेफ़ प्लेस मिले जहाँ पर भेजने के बाद उनको इस बात का इत्मीनान रहे कि हमारे बच्चों को एजुकेशन तो अच्छी मिलेगी, लेकिन उनकी पर्सन सेफ्टी पर, सिक्योरिटी पर हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा कैटेगरी ऐसी है कि जिनको रिलीजन से कोई कंसर्न नहीं रहता, जिनको तरबियत से कोई कंसर्न नहीं रहता, तो वो एक अपने आप में सोचने वाली बात है। तो शाहीन में ये होता है कि हम जो सिस्टम रखने की कोशिश करते हैं कि गर्ल्स बॉयज़ क्लासरूम में इस तरह से बैठेंगे कि बीच में कोई पार्टीशन लगा हुआ हो। अगर क्लासरूम में इतनी स्ट्रेंथ हो जाए, जैसे हमारी क्लासरूम की टोटल स्ट्रेंथ 60-70 से ऊपर नहीं जा पाती। कोई भी जालना ब्रांच या औरंगाबाद ब्रांच की क्लासरूम आके विजिट करेगा तो देखेगा कि 60-70 से ऊपर बच्चे बैठ भी नहीं पाते। तो उतने अगर इक्वली गर्ल्स हो जाएं तो फिर हम गर्ल्स बॉयज सेपरेट कर देते हैं, और अगर किसी वजह से स्ट्रेंथ उतनी नहीं है और हमको एक क्लासरूम में रखना पड़ रहा है तो हम पार्टीशन लगाते हैं। फिर हमारी जो टीम है वो इस बात का ख्याल रखती है कि लड़कियों के आने जाने में उनकी सेफ्टी रहे, पहले हम बॉयज़ को छोड़ दें या पहले गर्ल्स को छोड़ दें, इस तरह का मिक्सिंग कम से कम हो। फिर साथ ही साथ उनकी तरबियत के उन्वान से मुख्तलिफ लेक्चर्स हम लेने की कोशिश करते हैं। तो सिक्योरिटी में हम मैक्सिमम एफर्ट्स लेते हैं जो दूसरों के पास
इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये उनका कंसर्न नहीं है। दूसरों के पास मिक्सिंग एक कॉमन चीज़ है, उस पर उनको कोई ऑब्जेक्शन फील नहीं होता। दूसरों के पास गर्ल्स बॉयज़ का मिलना, आपस में हंसी मजाक करना, आपस में घूमना फिरना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है। तो जिसके नज़दीक जो चीज़ बुरी बात नहीं है वो उसके लिए क्या एफर्ट्स लेगा। हमारे पास उस और हम जिस लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए ये वाकई में बुरी चीज़ है, इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर नेचुरली हमारी टीम इसके लिए एफर्ट्स लेती है और इसकी कोशिशें करती है। जैसा कि आपने बताया कि नीट की पढ़ाई के साथ साथ आप दूसरे सेक्शंस पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या इस्लामिक वैल्यूज़ है। तो क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर के लिए डिग्री के साथ साथ अखलाक पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है? देखिए, डॉक्टर के लिए क्या, बल्कि हमारी समझ में, हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं इस्लाम से, तो उसके नज़दीक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, कोई भी अच्छा प्रोफेशनल होना तो ज़रूरी है, लेकिन उसका उसके दीन से जुड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में जालना के बाद जो प्रोग्राम लिया, उस प्रोग्राम में मुफ्ती मोइनुद्दीन क़ासमी साहब, उन्होंने बहुत शानदार बात अपनी तकरीर में कही। पहले तो उन्होंने ये मॉडर्न एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताया कि मुसलमानों को इन एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना ज़रूरी है। डॉक्टर्स बनना, इंजीनियर्स बनना, ऑफिसर्स बनना, मल्टीपल प्रोफेशंस में जाना, ये एक मुस्लिम समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इस इल्म को उतनी ज़्यादा अहमियत देना दीन के साथ साथ, उसकी अहमियत उन्होंने बताई। लेकिन आखिरी उन्होंने जुमला कहा कि आप अगर बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए लेकिन आपके अंदर दीन नहीं है तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी ज़ाया हो। तो ये जो जुमला है ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है कि आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने, आप बेहतरीन स्किल वाले, बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन नॉलेज वाले पर्सन बने, बेहतरीन नॉलेज वाले डॉक्टर बने, लेकिन उसके साथ साथ कोई लड़का हो और वो अपना दीन खो दे, कोई लड़की हो वो अपना दीन भूल जाए, तो फिर वो MBBS बन जाए, वो सर्जन हो जाए, वो सुपर स्पेशलिटी हो जाए, वो मुल्क का नंबर 1 डॉक्टर बन जाए, या वो दुनिया के टॉप डॉक्टर्स में उसका शुमार होने लगे। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी इसको कबूल करते हैं, हम भी इसको मानते हैं कि वो सारी डिग्रीज़ की वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर उसने अपने रिलीजन को, अपनी अखलाकियात को, अपने दीन को उसने बाजू उठा कर रख दिया। और आपका ये सवाल इसलिए भी सोचने वाला है कि आजकल इसका सिलसिला बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके पास अखलाकियात, रिलीजियस एजुकेशन कहीं ना कहीं अब वो अहमियत नहीं रखता और वो गायब हो चुका है। तो जब वो गायब हो चुका है तो उनका नाम तो मुसलमान होता है, लेकिन उनके एक्शंस में आप वो कोई रिलीजन या कोई इस्लाम नहीं देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आखिरी है कि हम रिलीजन पर इसलिए ज़ोर नहीं दे रहे कि हम कोई, अक्सर कहा जाता है ना कि ऑर्थोडॉक्स पर्सन बनाना चाह रहे। हम ये समझते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो इंसान को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर इंसान बनाता है। मिसाल के तौर पे ये कि कोई डॉक्टर होगा और वो इस्लामिक टीचिंग्स वाला डॉक्टर होगा, तो वो जब पेशेंट को ट्रीट करेगा तो अपनी सर्विसेज को, अपनी नॉलेज को वो अल्लाह के नज़दीक अमानत के तौर पे देखेगा। उसके जहन में सोच आएगी कि ये जो पेशेंट है, मैं इसकी जितनी ज़्यादा खिदमत करूँगा तो मेरा खुदा मुझसे खुश होगा, मैं इस पेशेंट का कम से कम एक्सप्लॉइट हो इस बात की कोशिश करूँगा तो मेरा खुदा मुझसे ज़्यादा खुश होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी रिलीजियस बन जाए तो वो प्रोफेशनल लाइफ में ख़राब हो जाता है, बल्कि इस्लाम के नज़दीक वो अगर रिलीजियस बनेगा तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ और ख़ूबसूरत और प्योर और ज़्यादा सर्व करने वाली बन जाएगी। तो इस एंगल से भी हम समझते हैं कि रिलीजन फर्स्ट है, लेकिन वो रिलीजन आपको अपनी एजुकेशन में बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठाता है, आपको एजुकेशन से पीछे नहीं खींचता है। आखिरी सवाल है सर मेरा कि आने वाले सालों में जालना के अंदर आप स्कॉलर शाहीन को कहाँ देखते हैं, कैसे रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है, हम जब जालना पहुँचे थे तो हमको जालना की एक एजुकेशनल सिचुएशन एक्सप्लेन की गई कि वहाँ पर सिर्फ गिनती के 5 से 6 उर्दू स्कूल्स, हाई स्कूल्स हैं, एक ही उर्दू जूनियर कॉलेज हैं। अगर हम उसको पूरे शहर के लेवल पर देखें तो 15 से 20 हाई स्कूल ही है, सब मिलाकर अगर देखें। हो सकता है नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और उस इतने लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर मालूम हुआ कि रिसेंटली वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की तरफ से आया। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि रिसोर्सेस, इंस्टीट्यूट्स, इदारे कम होंगे तो लोगों की रुझान उस तरफ कम जाएगा। लोग देखेंगे सामने क्या है, इदारे मौजूद नहीं है तो काम, एजुकेशन कम होगा, लोग दूसरे कामों में लग जाएंगे। तो जितने ज़्यादा इदारे परवान चढ़ेंगे उतना ज़्यादा शहर को फ़ायदा होगा। हम स्कॉलर शाहीन के ज़रिए जालना में वो एक रेवोल्यूशन की शुरुआत करना चाहते हैं
या उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं। शुरुआत हो सकता है कई लोगों ने की हो या शुरुआत चल रही हो, हम ये कह सकते हैं सेफली कि हम उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हों, मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने ताकि वो कम्युनिटी को, अपने मुल्क को, अपने शहर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सके। इतने ज़्यादा डॉक्टर्स वहाँ पे बन जाएं कि जालना के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाने का सोचना ना पड़े। तो हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ास तौर से फ़िलहाल नीट और मेडिकल एजुकेशन के एंगल से हम ये सोचते हैं कि एक बड़ी तब्दीली हम वहाँ लाने की कोशिश करेंगे, और इस तब्दीली में हम वहाँ के लोगों का, वहाँ के स्टूडेंट्स का सपोर्ट चाहते हैं कि वो हमारे इदारे को चूज़ करे, वहाँ पर आए। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्कॉलर्स शाहीन को प्रेफरेंस दें, उसका पूरा सिस्टम समझे। यकीनन इसका सिस्टम दूसरा एकेडमी से बहुत ज़्यादा देने वाला आपको दिखेगा, टाइम के एंगल से, एफ़र्ट्स के एंगल से, ख्याल रखने के एंगल से, क्वालिटी के एंगल से। तो इस एंगल से आप इसको चूज़ करें। और एक बात का ख्याल रखिए कि देखिए कंपैरेटिवली नीट एक एक्सपेंसिव कोर्स है, इसलिए कि फैकल्टीज़ बहुत कॉस्टली सैलरी की होती है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पैसा या फ़ीस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की एजुकेशन में रुकावट ना बने। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वो पेरेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं रहेगी या मुश्किल जाएगा, उनसे दरख्वास्त थी कि एक बार ऑफिस तो आएँ, पूरा सिस्टम तो समझें, और उसके बाद आपकी डिफ़िकल्टी कहाँ रही है, आप कहाँ तक चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, हम कहाँ तक चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। दोनों मिलकर कोई कॉमन पॉइंट पे आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नीट के लिए अपीयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जालना में तैयार होकर फ्यूचर में सर्व कर सकें। सर आखिरी में ये बता दीजिए कि आपकी जो एकेडमी जालना में है वो स्टार्ट हो गई है या क्या उसका अभी प्रोसेस चल रहा है? देखिए हमारी एकेडमी की बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग में आ चुकी है। जालना शहर का जो रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल क़रीब में ज़फ़र टावर नाम की एक बिल्डिंग है, वहाँ पर हमारी एकेडमी शुरू होने जा रही है। ऑफ़िस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा वर्किंग में है और हमारी टीम वहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर मगरिब तक पेरेंट्स के लिए वहाँ मौजूद रहती है, ताकि जब जिसको सहूलत हो वो बच्चों के साथ आए और अपनी काउंसलिंग करे, सारे सवालात को क्लियर करे। जहाँ तक क्लासेस शुरू करने की बात है तो वहाँ पर चूँकि रिसेंटली 10th के एग्ज़ाम्स हुए हैं तो अब एडमिशन्स चल रहे हैं बहुत तेज़ी से। हमको मालूम पड़ा है कि डेली बेसिस पे 3-4 लोग एडमिशन्स ले रहे हैं, और ये जैसे ही उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन में हमारी 50-60 की बैच बन जाएगी, और हमारी तैयारी है, कोशिश है कि लोग जल्दी अगर रिस्पॉन्ड कर देंगे तो 1 मई से हम हमारी क्लासेस का आगाज़ कर देंगे। तो जालना के रेलवे स्टेशन में ज़फ़र टावर पर हमारी एकेडमी है, वहाँ तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से दरख्वास्त है कि रोज़ाना 10 से मगरिब के बीच में कभी भी आप आइए, अपने कन्फ्यूजन्स क्लियर कीजिए और वहाँ पर एडमिशन लेके अपने नीट की प्रिपरेशन का आगाज़ कीजिए।